डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक, वहाँ पर हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के एफिशिएंसी का फार्मूला डेवलप किया था। किसी भी लोड पर एफिशिएंसी उसकी कितनी होगी उसके लिए एक फार्मूला था कि एक्स केवीए रेटिंग कॉस थीटा एल अपॉन एक्स केवीए रेटिंग कॉस थीटा एल प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू। उसके बाद हम लोगों ने मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन डेवलप की थी, वो था पी आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी सी यू फुल लोड। इसके बाद हम लोगों ने फ्रैक्शनल लोड बताया था कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पर किसी ट्रांसफार्मर का लोड कितना हो सकता है, तो वो था एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट पी आई बाई पी सी यू। उसके बाद हम लोगों ने केवीए रेटिंग एट मैक्सिमम एफिशिएंसी या फिर करस्पॉन्डिंग लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला डेवलप किया था, जो था केवीए रेटेड अंडर रूट पी आई बाई पी सी यू। और साथ में लास्ट में हम लोगों ने क्या किया था, मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला भी डेवलप किया था, और वो फार्मूला था केवीए नीटा मैक्स इंटू कॉस थीटा एल अपॉन केवीए नीटा मैक्स कॉस थीटा एल प्लस 2 पी आई। और उस पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। आज हम लोग वैसा ही एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पर हमने पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको जो पावर फैक्टर की वैल्यू थी वो केवल और केवल एफिशिएंसी कैलकुलेट करते वक्त बताई थी। यहाँ पर हम आपको एफिशिएंसी हो या मैक्सिमम एफिशिएंसी हो, हम पावर फैक्टर कॉमन कर दे रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज में आप थोड़ा सा चेंज देखिएगा, और पिछला क्वेश्चन जब आप एक बार वीडियो देखना तो आपको समझ में आएगा कि पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में कितना सा चेंज है। ठीक, और उतने लैंग्वेज में चेंज हो जाने से क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और ये आपका अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 60 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 800 वाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस। अगर फुल लोड वर्ड लिखो ना लिखो, कॉपर लॉस फुल लोड का ही क्वेश्चन में जनरली गिवन होता है। तो फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 1200 वाट एट 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग। इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहीं पर फुल स्टॉप था, मतलब केवल ट्रांसफार्मर के जो कॉमन डेटा थे वो क्या था, केवीए रेटिंग, पीआई और पीसीयू था पिछले क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग इतनी है, इसका पीआई ये है, इसका पीसीयू है, और ये पीसीयू और पीआई और सारी चीज़ें 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग पर हैं। इसका मतलब ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर अब क्या है, फिक्स हो गया है। कितना, 0.9। ठीक, तो कॉस थीटा एल की वैल्यू इसकी अब फिक्स है। तो फाइंड द एफिशिएंसी एट 3/4 ऑफ फुल लोड, मतलब अब x दे दिया है, पावर फैक्टर की वैल्यू नहीं बताई गई है। क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर पहले ही बता दिया गया है। दूसरी चीज की ऑल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम एफिशिएंसी। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब एफिशिएंसी निकालने के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू दी गई थी और मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कुछ नहीं बताया था। यहाँ पर न तो एफिशिएंसी निकालने के लिए दिया है, न ही मैक्सिमम। इन दोनों के लिए कॉमन पहले से दे दिया है। इसका मतलब अब पूरे क्वेश्चन में कॉस थीटा एल अगर कहीं पर यूज करना होगा तो इसका कॉमन वैल्यू हम यही यूज करेंगे। पिछले में और इसमें थोड़ा सा अंतर है कि पावर फैक्टर की वैल्यू क्वेश्चन में शुरुआत में ही दे दी गई है इस क्वेश्चन में, और पिछले में केवल कंडीशन में दी गई थी कि एफिशिएंसी निकालना है और ये पावर फैक्टर है, तब आप बताओ। ठीक, तो अब हम लोग काम करते हैं इस पर। सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है, केवीए रेटिंग, कितना है, 60 kVA। आयरन लॉस पीआई क्या है, 800 वाट, और इसको हम लिख लेंगे 0.8 किलोवाट। पीसीयू फुल लोड की बात की गई है, हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो फुल लोड ही माना जाएगा। पीसीयू क्या है, 1200 वाट, और इसको हम हो जाएगा 1.2 किलोवाट। और इस क्वेश्चन में और क्या कॉमन दे दिया, कॉस थीटा एल, मतलब आपका पावर फैक्टर दे दिया है। यही पावर फैक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा एल, और ये फिक्स कर दिया है 0.9। अब आपसे पूछा जा रहा है एफिशिएंसी, तो पहले आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखो। एफिशिएंसी का फॉर्मूला एक्स केवीए रेटिंग कॉस थीटा एल एक्स
केवीए रेटिंग cos थीटा एल प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू। ठीक है, एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में देखो आपको केवीए रेटिंग पहले से गिवन है, पी आई भी गिवन है, पी सी यू भी गिवन है, cos थीटा एल भी गिवन है। क्या नहीं गिवन है? एक्स की वैल्यू। और यहाँ पर देखो एक्स दिया है, फाइंड द एफिशिएंसी एट, कहाँ पर? 3/4 ऑफ फुल लोड। अच्छा, फुल लोड पर x की वैल्यू क्या होती है? जब फुल लोड की बात किया जाए तो आप याद करो कि x इक्वल टू क्या था? एक्चुअल लोड अपॉन टोटल लोड। तो फुल लोड का मतलब जितना हमारे पास लोड है वो हमने सब अप्लाई कर दिया। तो एक्चुअल में भी किस, मान लो कि हमारे पास 10 लोड है तो एक्चुअल में हमने 10 लोड अप्लाई कर दिया और टोटल भी 10 लोड था। तो फुल लोड पर x की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है, याद रखना। तो 1 का 3/4 क्या होगा भाई? फुल 3/4 ऑफ फुल लोड, इसका मतलब 1 का 3/4 ही बात करना है तो वो 3/4 होगा, मतलब 0.75, मतलब 75% आपने लोड अप्लाई कर दिया। मतलब आपके घर में अगर 12 पंखे हैं तो 12 पंखे में आपने 9 पंखे ऑन कर दिया तो उसको बोलेंगे कि आपने 3/4 लोड अप्लाई कर दिया वो पंखे के बिहाफ पर, अगर देखा जाए तो। अब इसमें क्या बोला गया है? x की वैल्यू। x कितना दिया गया है? 3/4, और इसको हम लिख सकते हैं 0.75। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू यहां पर पुट करके हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। x की जगह पर क्या रखें? 0.75 इंटू 60 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाई 0.75 इंटू 60 इंटू 0.9 प्लस पी आई की वैल्यू 0.8 प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू। एक्स स्क्वायर पी सी यू मतलब 0.75 का स्क्वायर इंटू 1.2। अब आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है बेटा, बहुत जल्दीबाजी ना करें, बस आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर कभी गलत नहीं मिलेगा। इन तीनों को आपस में ऊपर मल्टीप्लाई करो, और मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। क्या है? 0.75 इंटू 60 इंटू 0.9। सॉल्व किया तो ये आ गया 40.5। बेटा नीचे भी तो वही आएगा क्योंकि ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो ये भी आ जाएगा 40.5 प्लस 0.8 है, अभी आप ऐसे ही रखो 0.8 प्लस इतना स्क्वायर इंटू दिस, तो ये है 0.75 का स्क्वायर इंटू 1.5, और इसकी वैल्यू आ रही है 0.675। अब आप इसे क्या कर लो? सॉल्व कर लो। और कैसे इसको लिखोगे, हम कैलकुलेटर में लिखने का तरीका भी अब आपको यहाँ बता ही देते हैं। और ये क्या करोगे आप? 40 डिवाइडेड बाई 40.5 प्लस 0.8 प्लस 0.675, और सॉल्व कर लोगे तो आपको एफिशिएंसी पता चल जाएगी, और ये हो जाएगा 40.5 है ये। ठीक है, तो 40.5 डिवाइड बाई 40.5 प्लस 0.8 प्लस 0.675 ब्रैकेट बंद, और ये वैल्यू आ गई 0.9648। ठीक है, अब इसको हम, ये एफिशिएंसी का आंसर है, लेकिन हमें आंसर एक्चुअल में हमेशा परसेंटेज में देना होता है, तो इसका परसेंटेज में तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 96.48%। एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, एफिशिएंसी जो ट्रांसफार्मर की है वो 90% से 98-99% तक होती है।
और कभी कभार 88, 87 भी आ जाती है। लेकिन अगर उससे कम है एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की तो वो ट्रांसफार्मर हमारे किसी काम का नहीं है, इतना ज़्यादा लॉस हो जा रहा है उसमें। और ट्रांसफार्मर कोई एक लोड तो है ना, ये एक पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है, और पावर ट्रांसमिट करने में ही अगर इतना लॉस कर देगा तो फिर उस ट्रांसफार्मर को हम यूज ही नहीं करते हैं, उसको रिपेयरिंग में डाल देते हैं। ठीक, तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जब भी अगर सही डेटा मिलेगा तो आप ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा 92, 93, 95, 97, 90 से लेके 98, 99 के रेंज में ही आएगा। तो पहला आंसर तो आपका ये हो गया एफिशिएंसी। अब आपसे क्या बात की गई है, ऑल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड करस्पॉन्डिंग लोड। तो बेटा आपको जब करस्पॉन्डिंग लोड की बात पहले करेंगे और तब जाके मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, अगला करस्पॉन्डिंग लोड एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। और उसके लिए हम लोगों ने क्या बोला था, KVA एट नीटा मैक्स, इसी को हम लोग ये बोलते हैं। और ये था KVA रेटिंग या रेटेड अंडर रूट PI बाई PCU, और PCU फुल लोड का ही है। और अगर यहाँ पर आप इसे देख लोगे तो KVA रेटेड की वैल्यू कितनी है, 60 इंटू अंडर रूट PI की वैल्यू 0.8 डिवाइड बाई PCU की वैल्यू 1.2। अब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा KVA एट नीटा मैक्स इक्वल टू 60 इंटू रूट, फिर ब्रैकेट लगा के 0.8 डिवाइडेड बाई 1.2। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। हम एक बार फिर से इसको लिख देते हैं कैलकुलेटर के लैंग्वेज में, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे रूट बनेगा, छोटा सा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे छोटा सा रूट बनेगा, फिर ब्रैकेट 0.8 डिवाइडेड बाई 1.2। अगर ब्रैकेट आप नहीं लगाओगे और फिर वैसे रूट लगा दोगे तो इसका आंसर कुछ अलग आएगा। और ये अब इसका आंसर, और ध्यान रखना इसका आंसर कभी भी 60 जो KVA रेटिंग है ट्रांसफार्मर की गिवन है उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो फुल लोड की रेटिंग है, उससे ज़्यादा तो कभी होनी ही नहीं है। तो KVA एट नीटा मैक्स इज इक्वल टू 48.99 आ रहा है, 99 किलो वोल्ट एम्पियर। तो ये आपका आंसर है मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में। जो करस्पॉन्डिंग लोड है, या हम बोलेंगे KVA रेटिंग एट मैक्सिमम एफिशिएंसी 48.99। ठीक, अब बात करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी की। तो अब हमारे पास जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है उसका फॉर्मूला क्या है, नीटा मैक्स इक्वल टू KVA एट नीटा मैक्स इंटू कॉस थीटा एल डिवाइडेड बाई KVA एट नीटा मैक्स कॉस थीटा एल प्लस 2 PI। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पुट करते हैं। KVA एट नीटा मैक्स, ये जो वैल्यू आई है उसको रखेंगे 48.99 इंटू कॉस थीटा एल। इस केस में हमको बताया गया है ट्रांसफार्मर हमारा 0.9 के एफिशिएंसी ये पावर फैक्टर पर ही वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर कॉस थीटा एल की वैल्यू 1 न रख के 0.9 ही रखना होगा हमें, डिवाइडेड बाई 48.99 इंटू 0.9 प्लस 2 इंटू PI। PI की वैल्यू है 0.8। अब इसे सॉल्व करिए, ऊपर मल्टीप्लाई करो 48.99 इंटू 0.9 और ये आ जा रहा है आपके पास
44.09 डिवाइडेड बाई 44.09 प्लस 0.8 इंटू 2 1.6। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 44.09 डिवाइड बाई 44.09 प्लस 1.6, इसकी वैल्यू आ गई 0.9649। अब आप देखो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, अगर आप देखोगे जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू है परसेंटेज में तो 96.49% आ रहा है। यहाँ पर हमारी एफिशिएंसी जो थी वो भी वही थी और लगभग उतना ही है। इसमें भी हमने अगर अप्रॉक्सीमेट करके लिखा है, अगर हम सही रख दें तो 96.49 है और वो भी 96.49 है। तो क्या हमारी जो ये एफिशिएंसी है, जिस कंडीशन पर हमें एफिशिएंसी निकालने की बात कही गई है, क्या वो एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी ही है? क्योंकि हमारे मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन अगर हमें चेक करनी है तो हम ये चेक कर सकते हैं। हमको याद करो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन पर लोड क्या था, x इक्वल टू √PI बाई PCU। तो x की वैल्यू √PI 0.8 अपॉन PCU 1.2। तो अब इसको थोड़ा चेक करो, √0.8 डिवाइड बाई 1.2, 0.8 डिवाइड बाई 1.2। हाँ, तो ये जो वैल्यू है ये आ रही है आपके पास 0.8164। मतलब ये भी देखो आपके पास जो ये वैल्यू है 0.75 के नज़दीक है। इसका मतलब हमारे पास जो x है वो क्या है, लगभग नज़दीक है किसके, आपके पास 0.75 के, जिसके वजह से हमारे पास जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी 0.9 पावर फैक्टर पर लगभग इसके बराबर आ गई। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हमेशा इस एफिशिएंसी के बराबर आएगा। ये कंडीशन इस क्वेश्चन में डेटा हमने ऐसा लिया कि इसकी एफिशिएंसी और वो मैक्सिमम एफिशिएंसी 0.9 पावर फैक्टर पर सेम मिल गई। लेकिन अगर आप 0.9 पावर फैक्टर के अलावा पावर फैक्टर 1 कर दो तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और हमेशा याद रखिएगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू किसी भी कंडीशन के एफिशिएंसी से हमेशा बड़ी ही होगी, क्योंकि उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी ही है वो, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू एफिशिएंसी की, तो उससे बड़ी एफिशिएंसी तो ट्रांसफार्मर में कभी भी नहीं हो सकती। तो किसी भी कंडीशन, यहाँ पर देखो 0.01 का ही डिफरेंस है लेकिन है, ठीक है। तो यहाँ वहाँ पे डिफरेंस 0.1 का ही, अगर आप इस पर 0.9 की जगह पर 1 लिख के काम करोगे तो ये वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो वो हमारी इस ट्रांसफार्मर की सबसे बड़ी एफिशिएंसी है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर आपको पता करना है तो लोड पावर फैक्टर हमेशा ये पावर फैक्टर हमेशा 1 रख के देखा जाना चाहिए। वो हमारी ट्रांसफार्मर की सबसे अधिक की एफिशिएंसी होगी। अभी ये एफिशिएंसी मैक्सिमम है लेकिन 0.9 पावर फैक्टर पर है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि हमने पावर फैक्टर के बारे में कोई बात नहीं बताया था कि मैक्सिमम एफिशिएंसी किस पावर फैक्टर पर करना है, तो उस केस में हम लोगों ने 1 लिया था, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा ट्रांसफार्मर के एफिशिएंसी का एक न्यूमेरिकल। और एक न्यूमेरिकल हम लोग अब और करेंगे और उसमें हम लोग उसको कुछ थोड़ा सा इससे चेंज करके काम करेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि द एफिशिएंसी ऑफ 400 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज 98.77% एट फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर, ठीक है। मतलब एफिशिएंसी आपको एक कंडीशन में दी गई है 400 kVA ट्रांसफार्मर की 98.77%, और वो कंडीशन क्या है, 98.77% कब है,
जब लोड आपका फुल है और पावर फैक्टर कितना है 0.8। एंड एक बार फिर एफिशिएंसी बताई गई है 99.13% एट हाफ लोड यूनिटी पावर फैक्टर। मतलब 2 बार आपको एफिशिएंसी बताई गई है। और क्यों बताई गई है उसका रीजन है, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, फाइंड आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। तो आप बताओ जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला था उसमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों आते हैं, इसका मतलब कि एक ही इक्वेशन में वो दोनों अननोन हैं। जब एक ही इक्वेशन में 2 अननोन्स हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या करना चाहिए, 2 इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, तभी हम दोनों अननोन्स को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस होने चाहिए। तो अननोन अब 2 हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस, एक ही इक्वेशन में दोनों अननोन हैं, तो 2 कंडीशन देके वहाँ से 2 इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम लोग अपना सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो कॉमन डेटा है पहले वो लिख लें। कॉमन डेटा केवल 400 kVA ही है। और ये देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत सेट पैटर्न का होता है, तो आपको केवीए रेटिंग दी गई है 400 kVA, ठीक है। अब इसके बाद केस 1, अच्छा ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी लिखी गई है, तो हम एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला कॉमन डेटा में ही एक तरह से लिख देते हैं। 2 बार एफिशिएंसी दी गई है, तो एफिशिएंसी जो आपके पास होती है क्या है, x kVA रेटिंग cos थीटा l अपॉन x kVA रेटिंग cos थीटा l प्लस PI प्लस x स्क्वायर PCU, और ये PCU आपका फुल लोड का होता है, ठीक है। तो ये आपके पास दे दिया। अब केस 1, पहले केस में आपके पास क्या क्या गिवन है, एफिशिएंसी। तो पहले केस में एफिशिएंसी परसेंटेज में दिया गया है कितना, 98.77%। तो इसको बेटा हम 1 के रेस्पेक्ट में बना सकते हैं, मतलब क्योंकि हम लोग अपने फॉर्मूले में तो 1 के रेस्पेक्ट में ही काम करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है 0.9877। और ये एफिशिएंसी कब है, एट फुल लोड। तो फुल लोड मतलब x की जगह पर 1 है और पावर फैक्टर 0.8 है, तो cos थीटा l की वैल्यू है 0.8। ये कंडीशन दी गई है। अब इन कंडीशन को पहले वाले केस में रख दो, एफिशिएंसी की जगह पर। परसेंटेज में ना रखना बेटा, अगर परसेंटेज में रखोगे तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करके काम करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने इसलिए इसको निकाल दिया और इसकी वैल्यू रखो। तो 0.9877 इक्वल टू x की जगह पर 1 इंटू केवीए रेटिंग आपका कितना है 400 इंटू कॉस थीटा एल कितना है 0.8 डिवाइड बाई 1 इंटू 400 इंटू 0.8 प्लस PI नहीं पता है हमें, तो PI लिखा, प्लस x स्क्वायर, x की वैल्यू पता है x इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो ये हो जाएगा PCU FL। सारी चीज़ें इस इक्वेशन में पता है, केवल PCU और PI को छोड़ के। अब थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देख लेते हैं कितना आ जाता है। इसको ऐसे ही रखते हैं 9877 इक्वल टू 400 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा 320। 400 का 80% लेना है, 320 डिवाइड बाय 320 प्लस PI, x तो 1 था तो PCU आपके पास केवल यहाँ आ जाएगा PCU फुल लोड। अब अगर हम इसको इस वाले टर्म को साइड चेंज करके इधर कर दें और इसको इधर कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बनाना और आसान हो जाएगा। 320 प्लस
PI प्लस PCU इक्वल टू 320 डिवाइड बाई 0.9877 और इसको आप सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर से तो आ जाता है 320 डिवाइड बाई 0.9877 और ये आ जाएगा 323.99। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से केवल और केवल PI प्लस PCU FL की बात करें तो ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी तो आप देखो कि 320 है और वो 323.99 है, तो कितना बचेगा जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें से उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3.99। तो एक हमारे पास इक्वेशन मिल गई पहले वाले केस से PI और PCU में। सेम वैसे ही केस 2 है, आपके पास एफिशिएंसी गिवन है कितना परसेंटेज में 99.13। तो इसको अगर हम 1 के रेस्पेक्ट में बात करें तो 0.9913 आ जाएगा और इस केस में x क्या है, हाफ लोड, तो x हाफ अगर है तो 0.5 और यूनिटी पावर फैक्टर मतलब cos थीटा L इक्वल टू 1। अब इन सारी वैल्यूज़ को फिर से इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए एफिशिएंसी के इक्वेशन में, तो ये आ जाता था 0.9913 इक्वल टू x की जगह पर 0.5 इंटू 400 इंटू 1 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 400 इंटू 1 प्लस PI प्लस x स्क्वायर PCU और x की जगह पर 0.5 है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 0.25 PCU और ये PCU आपका कौन सा है, फुल लोड का। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.9913 इक्वल टू इसका 50% 200 डिवाइडेड बाई 200 प्लस PI प्लस 0.25 PCU FL। साइड चेंज कर लेंगे इधर तो ये आ जाएगा 200 प्लस PI प्लस 0.25 PCU FL इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 0.9913। अब 200 डिवाइड बाई 0.9913 कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 201.75। ठीक है, ये तो अब यहाँ से अगर हम PI प्लस 0.25 PCU FL देखें तो 200 इधर लेके चले जाएंगे तो 1.75 बचेगा और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो एक इक्वेशन ये है PI प्लस PCU इक्वल टू दिस और ये है PI प्लस 0.25 PCU इक्वल टू दिस। ठीक, अब कैलकुलेटर से दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करेंगे और यहाँ से सॉल्व करके पहले इक्वेशन अननोन 2, A1 है 1, B1 है 1, C1 3.99, A2 है 1, B2 है 0.25 और C2 है 1.75। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आपकी आ रही है, x मतलब हम लोग PI और PCU की बात कर रहे हैं, तो x जो कैलकुलेटर में आ रहा है उसको हम लिखेंगे PI कितना है आपके पास 1.003
और बेटा ये सब कुछ किस में आएगा, क्योंकि आपने पावर जो है केवीए रेटिंग और सारी चीज़ें इसमें किलो वोल्ट एम्पियर में था, तो ये भी जो आएगा आपका आंसर किलो वाट में आएगा। और PCU FL जो है Y, तो ये है 2.987 किलो वाट। और ये दोनों आंसर किस पर हैं, एट फुल लोड पर। उसका रीजन क्या है कि क्वेश्चन में हमारे पास जो ये फॉर्मूले में PI और PCU जो होता है वो फुल लोड का ही होता है, और इनफैक्ट PI तो किसी भी लोड पर देखोगे तो सेम होता है। PI फुल लोड हो या हाफ लोड हो या फ्रैक्शनल, किसी भी लोड पर PI सेम होता है। क्यों? क्योंकि PI एक्चुअल में कोर का लॉस है, और कोर का लॉस जो होता है वो मैग्नेटाइजिंग करंट पर डिपेंड करता है, और आपका कॉपर लॉस जो है वो बैलेंस करंट पर। लोड चेंज होगा तो बैलेंस करंट चेंज होती है, मैग्नेटाइजिंग करंट चेंज नहीं होती है। और मैग्नेटाइजिंग करंट अगर चेंज नहीं हो रही है तो PI भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब PI फुल लोड पर कहो हाफ लोड पर कहो सेम होगा। लेकिन अगर हम हाफ लोड पर अब बात करें तो फुल लोड पर आगे क्वेश्चन पूछा भी गया था कि फाइंड आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस एट फुल लोड, तो फुल लोड पर ये आंसर है। एंड हाफ लोड पर बात करो तो उस केस पे अब लिख देते हैं, अब एट हाफ लोड पर PI की वैल्यू फिर से वही होगी, क्या होगी 1.003 किलो वाट। और PCU एट हाफ लोड, और पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने PCU एट X लोड पर डिफाइन किया था, और वो क्या था, X² PCU एट फुल लोड। तो X की जगह पर 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दोगे इंटू PCU की वैल्यू फुल लोड पर है 2.987, और सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 2.987 डिवाइड बाई 4, तो 0.747 कर देते हैं। और ये है PCU एट 1/2 लोड, और ये भी है आपका किलोवाट में। तो PCU आपके पास हाफ लोड पर इतना है और PI हाफ लोड पर इतना है, तो ये आपके आंसर्स ये भी हो गए। तो जब भी कभी हमारे पास हाफ लोड बोला जाए या 1/4 बोला जाए, जब भी बोला गया तो PCU चेंज होगा, PI कभी चेंज नहीं होने वाला है। PI जो एक बार आ गया है वो फिक्स है। क्यों? क्योंकि लोड बदलने पर हमारे पास मैग्नेटाइजिंग करंट में चेंज नहीं आता है, हमारे पास जो चेंज आता है वो जनरली बैलेंस करंट में आता है। इसलिए बैलेंस करंट बदलेगी तो PCU बदलेगा, बैलेंस करंट नहीं बदलेगी तो PCU नहीं बदलेगा। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3 इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम वाले कंसेप्ट पर बेस्ड है। और यहाँ पर जो चीज़ हमने आपसे बताई भी थी जब हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पढ़ा रहे थे, तो बताया था अप्रॉक्सीमेट सर्किट डायग्राम, जहाँ पर हमने मैग्नेटाइजिंग करंट और वो इन सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया था और एक अप्रॉक्सीमेट सर्किट डायग्राम बनाया था, जिसमें सोर्स का वोल्टेज था, लोड का वोल्टेज था, और प्राइमरी सेकेंडरी साइड पर रजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस थे। तो क्वेश्चन ये है कि 25 kVA 220/8 2200/220 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ high voltage winding resistance of 1.75 ohm and leakage reactance of 2.6 ohm. The low voltage winding resistance and leakage reactance are 0.0045 ohm and 0.0075 ohm respectively. If load is connected on low voltage side, find this equivalent resistance, leakage reactance and impedance referred to high voltage side.
दूसरा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस रेफर्ड टू लो वोल्टेज साइड एंड टोटल कॉपर लॉस। तो ये वाली चीज़ तो हम लोग दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है, एक लो वोल्टेज साइड से रेफर कर दिया, एक हाई, एक हम सिखाएंगे, एक अपने आप करोगे, और टोटल कॉपर लॉस। इस बेसिकली इसमें हम 2 क्वेश्चन केवल डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम एक चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट रेटिंग के बारे में जानना होगा। नेम प्लेट रेटिंग। तो नेम प्लेट रेटिंग पर आपके पास एक रेटिंग जो दी गई होती है केवीए रेटिंग। जैसे यहां पर ट्रांसफार्मर की एक नेम प्लेट कंप्लीट रेटिंग लिखी हुई है, तो केवीए रेटिंग ये आपके पास क्या है, 25 केवीए। और मैंने आपको बताया था कि ये जो केवीए है ये बराबर होगा किसके, प्राइमरी के इंड्यूस्ड ईएमएफ और प्राइमरी की करंट I1 के, या फिर ये बराबर होगा सेकेंडरी के इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेकेंडरी की करंट I2। ये इसके बराबर होता है। तो बेटा अगर यहाँ से हमें I1 पता करना है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? और ये देखना, इसको अगर हम बात करें तो ये सारा का सारा किस में होना चाहिए, इनको देखो ये हमारे पास किलो वोल्ट में, या फिर क्योंकि ये देखो किलो वोल्ट एम्पियर में है तो E1 आपका किलो वोल्ट में लिखो, या फिर आपके पास ये भी किलो वोल्ट में, और या फिर वोल्ट में करना है तो इसको किलो वोल्ट से वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 से डिवाइड करेंगे। तो केवीए रेटिंग आपके पास जो गिवन है उसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये किलो वोल्ट एम्पियर से वोल्ट एम्पियर में चला जाएगा। और डिवाइडेड बाई अगर हम E1 कर दें तो E1 भी वोल्ट में होगा, तो वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, तो हमारे पास केवल और केवल एम्पियर आ जाएगा। वैसे ही तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, थोड़ा एक बार कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो ये आ जाएगा 25,000 डिवाइडेड बाई E1। अब बात आती है कि हम E1 क्या लें, यहाँ पर पहला वाला E1 ले कि बाद वाला E1 ले, वो हमें डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर के एक साइड पर लोड लगा दें और तो दूसरे साइड पर सोर्स लगा देंगे तो हमारा काम चलेगा। अगर हम उसके पोजीशन को चेंज कर दें कि लोड की जगह सोर्स लगा दें या सोर्स की जगह लोड, तो हमारा ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। तब भी ट्रांसफार्मर वर्क करता है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी पोजीशन हमको बतानी पड़ती है। और अगर कुछ नहीं बताया है क्वेश्चन में, तब आप मान लो कि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी, पहले प्राइमरी और बाद में सेकेंडरी गिवन है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो आपको बताना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इफ लोड इज कनेक्टेड ऑन लो वोल्टेज साइड, यहां पर इस बात को बताया गया है कि लोड किधर कनेक्टेड है, लो वोल्टेज साइड। तो देखो एक हमारा हाई वोल्टेज साइड है और ये एक लो, क्योंकि इसकी वैल्यू इससे बड़ी है, तो ये हाई वोल्टेज साइड और ये लो वोल्टेज साइड। तो अब बताओ अगर लोड आपका लो वोल्टेज साइड पे कनेक्टेड है तो लोड से जिधर होता है उधर ही तो हमारा E2 होता है। इसका मतलब इस ट्रांसफार्मर का E2 ये है और इसका E1 ये है। तो अब हमें E1 और E2 पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर हम E1 E2 आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो उस केस में हम काम नहीं कर सकते। तो हमारा E1 अब आइडेंटिफाई हो गया, और E1 कितना है हमारे पास क्वेश्चन में अब मिल चुका है। क्योंकि हमारा लोड लो वोल्टेज साइड पर कनेक्टेड है, तो लोड लो वोल्टेज साइड पे कनेक्टेड है, इसका मतलब हमारा वो E2 है। तो ये हमारे पास आ गया 2200 वोल्ट, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू आ रही है 11.3636 11.36 और 36, तो 11.36 एम्पियर हम इसको ऐसे लिख देते हैं डेसिमल के 2 प्लेस तक I1। अब अगर हमें I2 पता करना है तो क्या करना होगा, केवीए रेटिंग इंटू 1000। क्यों, क्योंकि किलो वोल्ट एम्पियर में है और ये हमारा वोल्ट में होता है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, E2, और जब ये सॉल्व करोगे 25,000 बटे 200
जब 220 कर दोगे तो डेसिमल हमारे पास एक प्लेस और खिसक जाएगा, 113.6363 इस तरह से चलने लगेगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये वैल्यू मिल गई। एक चीज़ और, प्राइमरी E1 E2 डिसाइड हो गया है हमारा कि E1 कौन है और E2 कौन है, तो उस केस के बाद हम लोग तुरंत टर्न रेशियो A कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में टर्न रेशियो का काम है A, और ये होता है E1 बाई E2, और ये है आपके पास 2200 डिवाइड बाई 220, और ये हो जाएगा 10। A की वैल्यू आपके पास आ गई 10। ठीक है, अब आपके पास कुछ डेटा गिवन है, और वो डेटा है ये वाली वैल्यू, ये, और ये आपके पास लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड के रिस्पेक्ट में गिवन है। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पर वो डेटा लिख लेते हैं। जो हाई वोल्टेज साइड वाला था मतलब वो हमारा प्राइमरी साइड है। देखो, अगर लोड कनेक्ट है लो वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड ये है, तो हमारा प्राइमरी साइड, क्योंकि ये वाला हाई वोल्टेज साइड अब प्राइमरी साइड हो गया, ये हम आसानी से बोल सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी फिक्स है, लो और हाई फिक्स नहीं है। लेकिन अब बता दिया गया है कि लोड कनेक्टेड है लो वोल्टेज साइड पर, इसका मतलब जो लो वोल्टेज साइड की इंफॉर्मेशन है वो सेकेंडरी की इंफॉर्मेशन है, और हाई वोल्टेज साइड की जो इंफॉर्मेशन है वो प्राइमरी की है। तो हैज़ हाई वोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस दिस, इसका मतलब हमें प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस R1 दिया है कितना, 1.75 ओम, और लीकेज रिएक्टेंस प्राइमरी साइड का तो वो दिया है X1, ये है 2.6 ओम। वैसे ही R2 लो वोल्टेज साइड से वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस 0.0045 ओम, एंड X2 आपका है 0.0075 ओम। तो R1, R2, X1, X2 ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। बस बाकी आपको अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, इम्पीडेंस रेफर टू प्राइमरी सेकेंडरी साइड करना है, तो हम करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ से हटा देते हैं। ये क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से देख लो, और इसे हम कुछ देर में हटा देते हैं। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो ले ली हम लोगों ने। अच्छा, अब क्वेश्चन पहला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, इंपीडेंस रेफर टू हाई वोल्टेज साइड। तो हाई वोल्टेज साइड मतलब प्राइमरी साइड, इसका मतलब हमें RE1, XE1 और ZE1 बताना है। तो हमारे पास पहला पार्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हम ये सब नाम नहीं लिख रहे हैं, पहला पार्ट है उसको हम लिखेंगे RE1 बताना है। क्यों? क्योंकि हाई वोल्टेज साइड हमारा प्राइमरी साइड है। RE1 याद करिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने RE1 की बात की थी, और वो था R1 प्लस R2 डैश, और ये बराबर था आपके पास R1 प्लस A स्क्वायर R2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है, वहाँ लिखा हुआ है 1.75, प्लस A की वैल्यू वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है 0.0045। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा RE1 मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर्ड टू हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, तो ये हमारा HV साइड का है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। HV साइड वाली कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। ठीक, तो अब इसको कैलकुलेट कर लो। जब 100 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.75 प्लस 0.45, 1.75 प्लस 2.2 आया ये RE1। अच्छा, XE1 निकाला जाए
तो ये क्या होगा, x1 प्लस x2 डैश, और ये होगा x1 प्लस a स्क्वायर x2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू उधर लिखी हुई है 2.6 प्लस a स्क्वायर, a की वैल्यू है 10, तो इसका स्क्वायर, और x2 है 0.0075, तो 2.6 प्लस इंटू 3.35 ओम XE1। अब हमें बात करनी होगी ZE1 की, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। और इक्विवेलेंट इम्पीडेंस याद करिए, आपको पता है, अगर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस पता है तो RE1 का स्क्वायर प्लस XE1 का स्क्वायर, तो रूट बनाया। RE1 क्या है, 2.2 का स्क्वायर प्लस XE1 क्या है, 3.35 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, 2.2 का स्क्वायर प्लस 3.35 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ रही है 4.0078, तो 4.008 हम कर देते हैं ओम, तो आपको आंसर मिल गया ZE1 का। ठीक, अब हम यहीं पर देखते हैं RE2 भी और XE2 भी, इसको भी कैलकुलेट कर देते हैं। आप अगला क्वेश्चन अपने बुक से देख के करिएगा, हम इसको भी यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि कॉपर लॉस को हमें वेरीफाई करने के लिए RE2 चाहिए, तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ कर देते हैं। तो पहला पोर्शन ये था। सेकंड मतलब LV साइड से अगर हम बात करें तो LV साइड हमें RE2 चाहिए, और RE2 क्या था, R2 प्लस R1 डैश, और R2 क्या है देखो, प्लस R1 डैश, R1 अपॉन A स्क्वायर। तो अब R2 की वैल्यू 0.0045 प्लस A स्क्वायर मतलब 100, और R1 है 1.75 डिवाइड बाई 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0045 प्लस डेसिमल जब 100 से डिवाइड करोगे तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.0175। ठीक है, अब इसको जब हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.0045 प्लस 0.0175, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.022 ओम, और ये हमारा है RE2। और आप देखो कि RE1 और RE2 में कुछ रिलेशन है। RE1 में आपने क्या किया है, 100 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जा रहा है, RE2, क्योंकि इसमें डिवाइड कर दो 100 डेसिमल इधर चला जाएगा, तो 0.022 ये आ जा रहा है। तो 100 मतलब क्या है, A है, तो RE1 इज ये RE2 इक्वल टू RE1 अपॉन A स्क्वायर। यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि RE1 अपॉन A स्क्वायर इक्वल टू RE2 है। वैसे ही हमारे पास अगर हम XE1 XE2 अभी निकालेंगे तो XE2 को भी देखेंगे तो वही सेम चीज़ मिलेगी। अगर हम XE2 देखें तो X1 ये X2 डैश, X2 प्लस X1 डैश, सॉल्व कर लेना, सारी चीज़ करना। X1 मतलब X2 आपके पास प्लस X1 डैश X1 अपॉन A स्क्वायर, इन सबको करना। हम यहाँ पर सीधे वैल्यू लिख देते हैं
0.35 ओम, और आप ZE2 इक्वल टू √RE2 का स्क्वायर प्लस XE2 का स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.04008 ओम। ये करके आप चेक करिएगा, ये वैल्यू आपको मिलेगी। मतलब जनरल रिलेशन इसमें ये है कि RE1 इक्वल टू A स्क्वायर RE2, XE1 इक्वल टू A स्क्वायर XE2 और ZE1 इक्वल टू A स्क्वायर ZE2। और ये सारी चीज़ें ऐसे मिल रही हैं। हमने RE2 करके दिखा दिया। इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, A स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, RE1 मिल जाएगा। तो हमें RE1 और XE1 ZE1 RE2 XE2 ZE2 कैलकुलेट कर लिया। तो ये रिलेशन आप देख लेना, क्योंकि इस रिलेशन को हमने थ्योरी में उस समय नहीं बताया था, तो इसको देख लेना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल से ही इसको समझने में आएगा ये। ठीक, अब हम बात करेंगे कॉपर लॉस की। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। हमने I1 और I2 कैलकुलेट किया था, फिर से कैलकुलेट कर लेंगे हम, उसको कहीं लिखा नहीं था मैंने, और उसी लिए निकाला भी था कॉपर लॉस के लिए। तो तीसरा पार्ट हमारा है टोटल कॉपर लॉस, और हमने उस समय थ्योरी के इसमें बताया था कि टोटल कॉपर लॉस निकालने के 3 तरीके हैं। तो हमें सबसे पहले तो I1 चाहिए, तो I1 इक्वल टू अभी हम निकाल लेते हैं फिर से, और वो था बाई 11.3636 एम्पियर, और हमारा I2 जो था .636 ऐसे 3 एम्पियर। ठीक है, I1 I2 में मिल गया। अब टोटल कॉपर लॉस, टोटल कॉपर लॉस के लिए हमारे पास क्या है, पहला PCU, और देखो हम 3 तरीके से निकालेंगे। एक तो जनरल आपका मेथड है I1 स्क्वायर R1 अलग अलग वाइंडिंग का निकाल दो, और दूसरी वाइंडिंग का I2 स्क्वायर R2 कर दो। करो I1 स्क्वायर 11.3636 का स्क्वायर इंटू R1, R1 आपके पास था 1.75 ये हो गया, प्लस I2 स्क्वायर 113.6363 का स्क्वायर इंटू R2, R2 आपका है 0.0045, R1 ये था और R2 ये था। ठीक है, अब 11.3636 का स्क्वायर इंटू 1.75 इतना, प्लस 113.6363 का स्क्वायर इंटू 0.0045, ये आ जा रहा है 284.0893, तो 09 कर देते हैं, ये वाट है PCU। ये एक तरीका था निकालने का, जब हमने दोनों वाइंडिंग का काम अलग अलग किया। अब PCU निकालने का एक तरीका और भी है, हम चाहें तो I1 स्क्वायर इंटू RE1 भी कर लेंगे, तब भी निकल जाएगा। I1 क्या है, 11.3636 का स्क्वायर इंटू RE1 यहाँ निकाला है 2.2। अब देखो 11.3636 का स्क्वायर इंटू 2.2, 284.09 यहाँ से भी आ रहा है PCU। तो देखो ये वाला तरीका कितना आसान था, एक ही लाइन में हमने तुरंत काम कर दिया। यहाँ पर मैं I1 स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2 सब काम करना पड़ा, तो ये चीज़ हो गया। एक तरीका और है PCU कैलकुलेट करने का, वो है I2 स्क्वायर इंटू RE2। तो I2 की वैल्यू है
113.6363 का स्क्वायर इंटू RE2 हम लोगों ने अभी निकाला था 0.022 ओम, 0.022 ओम, तो 0.022 ओम सॉल्व कर लो, ओम ना लिखें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 113.6363 का स्क्वायर इंटू 0.022, ये भी आ जा रहा है 284.09 वाट PCU। तो 3 तरीके हैं PCU को आपको निकालने के, तो कोई भी एक आप फॉलो कर लो, ऐसा नहीं है कि तीनों करके दिखाना है, तीनों कुछ नहीं, इसको आप, क्योंकि आपको I1 भी पता है I2 भी पता है, तो आप चाहे I1 अगर आपने कैलकुलेट किया I2 नहीं किया तो आप केवल इस फॉर्मूले को यूज करके देख लो, अगर तुमने I2 कैलकुलेट किया है और RE2 कैलकुलेट किया है तो इस फॉर्मूले को यूज कर लो। अगर तुम नहीं इस बात को समझ रहे हो तो तुम्हारा बेसिक फार्मूला यही है, प्राइमरी साइड की पावर का कॉपर लॉस निकालो, फिर प्लस सेकेंडरी साइड का कॉपर लॉस निकालो और उन दोनों को ऐड कर दो तो भी रिजल्ट आपको वही मिलेगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपके पास अप्रॉक्सीमेट सर्किट डायग्राम से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। और अब अगली क्लास में हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर और उसके बाद तो फिर हम लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शन डायग्राम के बारे में बात करेंगे और फिर वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ के इसके बाद ये ट्रांसफार्मर और ये यूनिट हम लोग अपनी अब कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग अपनी अगली यूनिट इलेक्ट्रिकल मशीन पर चलेंगे। थैंक यू।